हाँ तो हम तो कर तो रहे हैं रिकॉर्डिंग, कर तो दिए ना। पढ़ाइए जाइए, माफ किए। देखिए ऐसे बोलिएगा ना, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। बोल कौन रहा है, हमको तो खुद ही पता नहीं चल रहा। आप ध्यान दीजिएगा प्लीज, आप सब देखिए, हम किसी एक से पूछते हैं वो बताएगा। जैसे कौन बताएगा हमको, अंतिम दिन से कोई बताना चाहेंगे क्या? ये एक कॉइल है और इसको हम खींच के इसके अंदर ले जा रहे हैं, तो इसमें मैग्नेट करंट पैदा होगा। क्या वो करंट क्लॉकवाइज होगा या वो एंटी क्लॉकवाइज होगा? आप चेक कीजिए, मन में आंसर मत बताइए। हाँ लेकिन पीछे देखिए मत, अपने मन में याद करने की कोशिश कीजिए कि आप उसको रिकॉल करके बता पा रहे हैं कि नहीं। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको खुद से रिकॉल करना होगा। घर जाके लोग रिविजन भी नहीं किए होंगे, ये भी गलत है। क्लॉकवाइज आ रहा है क्या? सबका क्लॉकवाइज, किसी का एंटी क्लॉक नहीं आया? ऑनलाइन वाले बच्चे भी एंटी क्लॉक या क्लॉक? शिवानी बताई, कल आई थी? कल नहीं आए थे, ओके। कल जो आए थे वो तो सीख पाए हैं, कल जो मिस कर दिए क्लास, हम कहे थे लेंजेज लॉ मिस मत कीजिए, फिर भी तो मिस करता है। कोई बात, रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे। ये जैसे जैसे अंदर जाएगा, अधिक से अधिक एरिया मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आएगा। एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। करंट चाहेगा फ्लक्स को घटाना, घटाने के लिए जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फील्ड लगा देगा, यानी अंगूठे को अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। इस बार फील्ड है क्रॉस, क्रॉस मतलब होता है फील्ड पहले से अंदर की ओर है, अंगूठा बाहर की ओर रखिएगा। ये तो एंटी क्लॉकवाइज आया। बहुत लोग गलत जवाब दिया जी। लेंजेज लॉ तो हम बताए हैं आपको ना, क्या अपोज करना चाहता है हमेशा। हम अंदर ले जाएंगे तो एरिया तो बढ़ेगा ना, एरिया बढ़ना मतलब वो एरिया जो फील्ड के संपर्क है। कौन अपोज कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है? कब तब रिड्यूस करेगा, कब बढ़ाएगा? जब फ्लक्स बढ़ता है तो करंट को घटाना। तो कल भी आप भी नहीं आए थे क्या करें, तब भी आते सवाल क्यों कर रहे हैं? लेंजेज लॉ क्या बताता है आपको कि अगर जो काम के कारण इसमें करंट पैदा है उसको अपोज करता है, अंदर ले जाने की वजह से एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है ना, तो फ्लक्स बढ़ने की वजह से फ्लक्स को क्या करेगा, वो घटाना चाहेगा। घटाने का एक ही उपाय है, किसको घटाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो कब रिड्यूस करेगा? जब वो बढ़ेगा तो रिड्यूस करेगा, घटेगा तो इंक्रीज करेगा। अब देखो किधर रखना है, रिड्यूस करना घटाना है तो जिधर फील्ड है उसका अपोजिट रखना है। जैसे देखो यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल है, इसको खींच के अंदर की ओर ला रहे हैं, तो धीरे धीरे एरिया बढ़ रहा है घट रहा है? एरिया इंक्रीज कर रहा तो फ्लक्स भी। तो करंट चाहेगा उस फ्लक्स को डिक्रीज करवाना, और डिक्रीज करवाने के लिए जिधर फील्ड है उसके अरे ये वाला में हम गलत बोले, अच्छा दोनों एक ही सवाल दे दिए थे, सॉरी, हम कह के उल्टा दे दिए। यहाँ देखो इस बार हम कहाँ ले जा रहे हैं इसको, बाहर। अभी ऐसे बाहर एक ही तो जाएगा तो फिर तो वही चीज जाएगा, बाहर ले जाए तो एरिया धीरे धीरे क्या होगा, एरिया कम होगा तो फ्लक्स भी। तो इस बार करंट फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा, बढ़ाने के लिए जिधर फील्ड है उधर ही सपोर्ट करेंगे क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया? लेंजेज लॉ पिछले 2 क्लास में सिखा रहे तो भी खत्म नहीं हो रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब आप कैपेसिटर वाला भी समझाए थे ना, कौन सा प्लेट पॉजिटिव और कौन सा प्लेट नेगेटिव होगा, बताए थे। सब भूल मत जाइएगा एग्जाम तक भाई। जब तक फ्लक्स चेंज होगा तभी तक करंट पैदा होगा। फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, करंट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। एक रिक्वेस्ट है, सुन लीजिएगा ध्यान से। ये देखिए ध्यान से, मोहंती साहब सब लोग सुनिए। एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है आई, कितना करंट है, जो पूरी तरह से कांस्टेंट है। यहाँ पे एक सर्कुलर लूप है इसके बगल में। बताइए इस करंट की वजह से यहाँ पे इस वायर में भी एक करंट पैदा होगा, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? ये एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है, करंट क्या है, कांस्टेंट। तो इस करंट के नीचे एक और वायर रखा हुआ है सर्कुलर। क्या लगता है आपको कि इसमें क्या होगा? तो हम सब ये समझते हैं, पहला स्टेप, कि इस वायर के में करंट के चलते इस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। जाइए जल्दी से जाइए, ठीक है।
देखिए अब वजह पे 3 दिख रहा, बैठ जाओ, वहां तो 2 ही है, रोहित के बगल में सबसे पीछे ही भेजा गया है उसको। इस वायर में करंट है, किसी भी स्ट्रेट वायर के चलते, अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, सुने हैं? खैर बताइए, तो इस वायर के करंट के चलते इधर के इलाके में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? डायरेक्शन बताने का बहुत आसान तरीका बताए थे। राइट हैंड को करंट की ओर रखिए और पॉइंट की ओर मुट्ठी बंद कीजिए। जैसे याद किसी को नहीं आ रहा होगा, हम स्ट्रेट वायर पढ़ाए हैं और बोलते थे कि बताओ तो इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो आप करंट की ओर हाथ रखते थे, पॉइंट पर मुट्ठी बंद करते थे, अंगूठा किधर जाता था? अंदर। तो आप बोलते थे कि इधर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? क्रॉस। लेकिन अगर पॉइंट इधर है तो आप करंट की ओर हाथ रखते थे और पॉइंट इधर था, अंगूठा किधर आता था? तो इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाता था? डॉट। अगर करंट कांस्टेंट है तो इसकी वजह से इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब इस करंट के कांस्टेंट होने की वजह से इस लूप के आसपास जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? कांस्टेंट। जब इसका फील्ड कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स भी क्या रहेगा? हमेशा, क्योंकि ना तो इसका एरिया बदल रहा है ना तो फील्ड, और जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो इसमें करंट कितना पैदा होगा? कोई भी करंट पैदा नहीं होगा। तो किसी भी वायर में करंट है तो इसका मतलब है कि आसपास मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें कोई कॉइल रख दीजिएगा तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसमें करंट पैदा हो, क्योंकि अगर वो करंट कांस्टेंट है तो आसपास फील्ड भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लेकिन स्कूल में आपके सवाल आता है, ये वाला बहुत बार पूछा हुआ है, क्या आता है वो देखो। कभी भी आप एग्जाम में बैठे हैं, लैंग्वेज ब्लॉक से ये सवाल देना ही देना है। आपने इस बार एग्जाम दिए थे ना, चेक कीजिएगा, उसमें ये सवाल जरूर होगा। था कि नहीं था? था ना? यहाँ पे लिख दिया है आई इंक्रीजिंग। इस वायर में जो करंट है वो समय के साथ क्या कर रहा है? और बोलता है कि बताओ यहाँ एक लूप है तो इंक्रीजिंग है वर्ड, यहाँ पे करंट इंक्रीज कर रहा है। तो बताइए इस नीचे वाले लूप में करंट पैदा अगर होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो पहला स्टेप, पहले तो इस करंट के चलते इस वाले लूप के पास हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करेंगे। कैसा डायरेक्शन होगा इस बार? वही वाला चीज दे दिए है ना, यानी इस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होने वाला है? क्रॉस। ये तो समझ गए। ये बताओ फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई, म्यू नॉट बाई में 2 पाई डी। तो यहाँ आई का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो फील्ड भी, आई का वैल्यू घटेगा तो फील्ड भी, और आई का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा तो फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे आई बढ़ रहा है, इसलिए फील्ड का वैल्यू जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी समय के साथ क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और फील्ड इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स का फॉर्मूला में बी डॉट डेल्टा एस होता है। अगर बी इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स भी क्या करेगा? और अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इसका अपोज करेगा कौन? इसमें पैदा होने वाला करंट। बोलेगा अच्छा तुम इंक्रीज करो, हम तुमको क्या करेंगे? डिक्रीज। और डिक्रीज करने का एक ही उपाय है, वो जो फील्ड है उसके उल्टे डायरेक्शन में क्या लगा देगा? फील्ड। तो बताइए इस बार फील्ड किधर है? तो अंगूठा हम किधर लगाएंगे? बाहर की ओर। और हाथ ऐसे घुमाएंगे तो इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? क्योंकि करंट विल अपोज दिस, और इसीलिए इसमें करंट कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं, अगर आप समझ गए बहुत अच्छी बात है। ये कंफर्म रखिए, जॉब सीरीज सब में यही वाला सवाल देता है, या तो वो कैपेसिटर वाला कल जो बताए थे ना, कौन सा प्लेट पॉजिटिव चार्ज और कौन सा नेगेटिव, ये तो फिक्स सवाल है। जैसे ये एक वायर है, इसमें करंट जा रहा है इधर, और ये आई का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? एक बात होता है कांस्टेंट में करंट पैदा होने वाला नहीं है। मेरे पास 2 वायर लूप है, एक इधर है और एक इधर है, वन इज योर राइट और एक लेफ्ट। तो बताइए राइट वाले में जो करंट पैदा होगा वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज? इस वाले में क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज? ऑनलाइन वाले भी सोचेंगे, तो आपका सोचना है, बताना नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप, इधर पहले कौन सा फील्ड चेक करेंगे? अच्छा इधर वाले में भी चेक करके बताते हैं, पहले इधर वाला ना, क्योंकि बहुत क्रॉस वाला हो गया। इधर वाले में जो इधर होगा करंट, उसका जस्ट क्या होगा? करंट की ओर हाथ। इधर पॉइंट अगर चेक करना तो इधर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? डॉट। डॉट मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए इधर मैग्नेटिक फील्ड डॉट हो गया ना, डॉट डॉट डॉट। और इधर मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा? इधर के लिए इधर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा। एग्जाम में कोई एक के साइड पूछेगा, इतना पागल नहीं बनाएगा आपको।
अब ये बताओ, करंट अगर डिक्रीज कर रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है तो फील्ड भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और फील्ड भी डिक्रीज, इधर भी करेगा फील्ड डिक्रीज, इधर भी फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज, दोनों ही साइड में डिक्रीज करेगा भाई। और फील्ड डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी सेम चीज होगा, डिक्रीज डिक्रीज। और फ्लक्स घटेगा तो करंट क्या आएगा, उसको बढ़ाने के लिए जिधर फील्ड है उधर ही सपोर्ट करेगा। जैसे इस बार डॉट है तो अंगूठा डॉट की ओर रखेंगे, कैसा आया, ये एंटी क्लॉकवाइज। और इधर साइड अगर बढ़ाना चाहेगा तो क्रॉस है तो क्रॉस की ओर, कैसा होगा, क्लॉकवाइज। नहीं समझ में आया? जो कल क्लास की उनको ज्यादा समझ में आएगा, जो आज कर रहे हैं अगर वो पिछला क्लास देखे होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज हम रिकॉर्डिंग तो अपलोड कर ही देंगे। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, कॉपी कीजिए। ये अगला टाइप का पंखा और तेज नहीं सकता है। अच्छा, और वो वाला तू वही जगह है चुन लेता है पंखा के नीचे वाला में। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा मोहन, शाबाश, शांति प्रिय लड़का। तबियत खराब नहीं ना है? हाँ मोहंती, मोहंती साहब साल में एक बार आते हैं हमारे यहाँ, इनका विशेष स्वागत करेंगे। आज हम स्वागत गान भी गाएंगे इनके लिए। हाँ जी, इस केस में दोनों का डायरेक्शन अलग है। अब फील्ड का डायरेक्शन डॉट है तो हम चाहते हैं कि ये सब इसका डिक्रीज दिखाना करें, तो इंक्रीज करने के लिए सेम डायरेक्शन में सपोर्ट करना होगा। अब हम किससे पूछे, जो समझ गए हैं उनको कैसे प्रूफ मिलेगा, मेगा से पूछते हैं। अभी एक सवाल देंगे, मेगा के अलावा कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि हमको ये जानना है कि वो बच्चा सीखा है या नहीं। मेगा के अलावा कोई नहीं बोल सकता है, ठीक। हाँ मेगा, देखो ये आई जो है ये डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज, लिख लो तुम इस बार। आई क्या कर रहा है, इंक्रीज। यहाँ इस वाले लूप में बताओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और एक्सप्लेन भी कर देना, लेकिन पहले क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज ये बताओ। सोचो आराम से, ऐसा किसी को भी सवाल दे सकते हैं एक एक करके प्रैक्टिस के लिए। कन्विंस नहीं हो तो दोबारा पूछ लेना, हम दोबारा सिखा देंगे। लेकिन जहाँ तुम लोग नहीं सीखे, हाँ तो क्लास थोड़ा छोटा हल्का हल्का सुनना है तुमको, ये वाला कल छोटा था क्लास ना, कोई बात हम दोबारा बता देंगे। क्या लग रहा है इसमें, क्या होगा? वाह, जितने लोगों ने जवाब अगर दिया है, और वो तुक्का नहीं बोलना, प्लीज तुक्का नहीं बोलिएगा। आप कन्विंस्ड है तो आंसर दीजिए। आपको बोर्ड में हम नहीं रहेंगे या कोई और नहीं रहेगा, आप अकेला रहेंगे और आपकी आत्मा, तो प्लीज आपकी तन्हाई के अलावा कोई नहीं ना, इसीलिए प्लीज आप अगर कन्विंस्ड हैं तो ही बोलिए। क्या लगता है, एंटी क्लॉकवाइज में आप क्लॉकवाइज भी हैं, एंटी क्लॉकवाइज में आप कन्विंस्ड हैं, अच्छी बात है। देखिए हम एक ही चैप्टर तीसरा दिन पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं, तीनों दिन डायरेक्शन में सिखा रहे हैं, और पहला दिन में डायरेक्शन में हुआ। अच्छा अच्छा, 2 दिन भी कम है डायरेक्शन में, अब तो भी आप कंफ्यूज हैं। हाँ जी, इंक्रीज डिक्रीज वाला हम दोबारा कोशिश करते हैं समझाने का। पहले ये देखिए कि इस वायर में करंट के चलते इस साइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, पहला स्टेप। किसी भी वायर में करंट जिधर हो चारों उंगली उधर रखिए, और जिधर का पॉइंट पे बोलता है उधर मुट्ठी बंद कीजिए। जिधर करंट जा रहा है उधर चारों उंगली जाना चाहिए, उधर बोला तो ऐसे, तो अंगूठा बाहर होता है तो उसको डॉट कहते हैं। अगर इधर जा रहा है पॉइंट तो अंगूठा अंदर जा रहा है तो क्रॉस बोलते हैं। तो सबसे पहले ये नीचे की ओर है, तो ऐसे आपका जाएगा, उधर पॉइंट है तो अंगूठा कैसे जाएगा, अंदर की ओर। दिख रहा है कैसे? आपका चारों उंगली करंट को जाना चाहिए, उधर करंट थोड़ी है, करंट तो इधर है मेरा, नीचे की ओर। आपके पास है कॉपी है ना, तो आप कॉपी में उतना मेहनत नहीं कीजिए, मैं बोर्ड नहीं मुड़ सकता, आप कॉपी को ऐसे रख लीजिए, ऐसे जैसे मान लीजिए आपने ऑनलाइन खींचा, इसको ऐसे बना लीजिए, आप ऐसे समझ जाइएगा ना, इधर मोड़ना है तो ऐसे मोड़िएगा, तो अंदर तो अंदर ही में जाएगा। नहीं समझ में आया? इस पेन से तुम्हारा कॉपी थोड़ा खराब करेंगे। जैसे ही आपकी कॉपी है,
इस कॉपी में आपका करंट ऐसे जा रहा है। अब आपको मेहनत लग रहा है तो आप क्यों ऐसे हाथ ऐसे से कीजिए, कॉपी घुमा लीजिए, इसे पॉइंट इधर है तो करंट की ओर देखो, ये चारों वाली करंट की ओर, इधर आपका नहीं मुड़ रहा था, आप ऐसे रख के मोड़ेंगे ना तो अंगूठा तो अंदर जाएगा ही। अब आप और कैसे मोड़ते हैं? अब यानी ये समझ में आ गया कि भाई इधर साइड मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या है। सिर्फ एक नंबर के लिए मेहनत जरूरी है ना, वो एक नंबर तो श्योर हो जाए। यहाँ करंट क्या कर रहा है हमारा, इंक्रीज, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी क्या करेगा, इंक्रीज ना करेगा। फील्ड इंक्रीज तो फ्लक्स भी, तो अब करंट चाहे कि हम उसको क्या करें, डिक्रीज करने के लिए जिधर है उसके, वाह सब सही बोला, एंटी क्लॉकवाइज। क्या झूठ बोला, किसी को नहीं आ रहा, सबको तो आ ही रहा है। आपका और पूछे यार, अब एक ही सवाल 40 बार पूछ के सवाल थोड़ी बदल जाएगा। बस इतना समझ लीजिए करंट कांस्टेंट है तो उस केस में जब करंट कांस्टेंट है उस केस में आपका करंट हमेशा कितना होगा, 0। बेटा समझ आ गया? और किसी को कोई तकलीफ है तो चिल्लाइए, बोलिए। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं जैसे कि आपके एग्जाम में आता है। करंट जो होता है किसी भी वायर में जब आप स्विच ऑन करते हैं तो करंट तुरंत स्टेडी स्टेट में नहीं पहुंचता है, तुरंत मैक्सिमम नहीं होता है। स्विच ऑन करते हैं ना तो कुछ देर के लिए करंट जो है वो बिल्ट होता है, 0 से कहां तक, मैक्सिमम तक। स्विच ऑफ करते हैं तो उस वायर में करंट फिर वापस लौटता है। जैसे पाइप में पानी छोड़ते हैं तो पाइप में पानी पहले पहुंचता है, पहले 0 था, 0 से अब फिर स्टेबल हो जाता है तो पूरे पाइप में पानी एक रफ्तार में जाता है। मोटर बंद करते तो पानी फिर सबसे क्या होता है, वापस आता है। वही करंट की बात होती है। तो अगर एग्जाम में आपसे बोलेगा कि एक वायर है किसी स्विच से जुड़ा हुआ और स्विच को हमने ऑन किया और वह करंट है तो स्टेडी स्टेट में पहुंच गया, तो जितनी देर में स्टेडी स्टेट में पहुंचा है उतनी देर में इसमें करंट पैदा होगा या नहीं, तो आपका जवाब है करंट तो पैदा होगा। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो इसमें करंट का वैल्यू धीरे धीरे क्या करता है, तो यहाँ पे आपको अपने आप समझ लेना है करंट का वैल्यू क्या हुआ है, इंक्रीज, और उसके हिसाब से बाकी चीज बना लेना है। ठीक है, अब बाकी समझ आ जाएगा ना। लेकिन इसमें जो करंट पैदा होगा वैसे होगा, हो गया थोड़ा देर के लिए, मतलब जितने देर तक में इंक्रीज किया था फ्लक्स चेंज होता है। एक बार इसमें करंट कांस्टेंट होगा तो इसमें करंट कितना हो जाएगा। ये सब का उदाहरण आप डेली लाइफ में देखते हैं। अरे आपको नंबर पर के सुनाएगा रे, वॉइस कॉल आप लोग व्हाट्सएप पे करते, कुछ हुआ क्या रे, आवाज नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, वो चेक करते हैं। ऑनलाइन वालों को तो हम ध्यान ही दे पा रहे थे, ऑफलाइन आता। भैया पहले आप करंट का डायरेक्शन की तरफ थंब रखे थे हैं, हम करंट की ओर कभी थंब काहे रखेंगे भैया। अगर करंट पहले से दिया है और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तब ना करंट की ओर थंब रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सुनिए, दो चीजें हैं, इरशाद का ये सवाल है। अगर मान लीजिए पहले वायर में करंट दिया हुआ है इरशाद और उसके चलते फील्ड निकालना है, तो हम बताए थे आप लोग करंट की ओर हाथ रखिए। अब करंट दे दिया है तब फील्ड निकालना है तो फिर करंट की ओर अंगूठा रखिए, फील्ड निकालिए। सब जगह तो डीएल क्रॉस आर, बी क्रॉस बी, वही सब है, क्रॉस प्रोडक्ट देखना है। जो क्रॉस जो है उसकी ओर रखना है, दूसरे की ओर मोड़ना है। तो ये दोनों जगह दोनों काम चलता है, इसमें कंफ्यूज तो नहीं होना है। कोई बात नहीं, जिनका सवाल था वो समझ जाए, इग्नोर कीजिए, हर चीज समझने लगते हैं आप लोग। देखिए आपको आज तक हम बहुत सारा फॉर्मूला सुनाए हैं। जैसे एक फॉर्मूला आप सुने होंगे, आप देखिएगा, एफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी, सुने हैं। एक सुने हैं आप एफ इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी, नहीं सुने हैं। और बायट सवट लॉ में क्या सुने हैं, डी एल क्रॉस आर, सुने हैं कि नहीं। ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला में आप क्रॉस प्रोडक्ट सुनते जा रहे हैं। आपको बस डायरेक्शन के लिए सीधा सी बात है, जो क्रॉस जो है इसकी ओर हाथ रखना है, इधर मुट्ठी बंद करना है। इसकी ओर हाथ रखना है, इधर मुट्ठी बंद करना है, इधर बीच की ओर रखना है, किधर बंद करना है, इसमें आपको। अब डीएल की ओर, डीएल मतलब लेंथ के लॉन्ग, करंट की ओर रखना है, आर मतलब पॉइंट के लॉन्ग मोड़ना है। तो हर जगह पे आपको हम एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं। हो सकता है कहीं पे फील्ड निकालने के लिए हम अंगूठा करंट की ओर रख के मोड़े हैं, वो भी क्योंकि क्रॉस पे चलते हुआ है, देख रहे हैं ना, डीएल क्रॉस बी। कहीं पे करंट की ओर रख के आर की ओर मोड़ रहे हैं।
बिल्कुल वही काम करेंगे। तो करंट की ओर आपको रखना है हाथ और आर की ओर मोड़ना है। कहीं पे आप, हम वही बात करें, अंगूठा नहीं रख रहे हैं। आपको 10th में सिखाया गया आसान तरीका कि अगर वायर में करंट जा रहा है तो एक अच्छा उपाय है कि करंट की ओर अंगूठा पकड़ो, ऐसे हाथ घुमाओ तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होता है। हाँ, तो वो चीज है, लेकिन हर जगह असल में आपको क्रॉस प्रोडक्ट ही फॉलो हो रहा है और जो हम आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, अगर जब आप रिवीजन करने बैठिएगा तो सारा का सारा फॉर्मूला एक जगह रख के एक बार डायग्राम ठीक से समझिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब अचानक से सीधे एक के दिन में सोचिए कि हम वही चीज कर ले तो दिक्कत होगा। फॉर्मूला सब सेट हो जाएगा। अभी हम कुछ बता रहे थे क्या? छोड़ो, भूल गए क्या बता रहे थे। अच्छा, स्विच ऑन और स्विच ऑफ। तो स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते हैं ना तो बस थोड़ी देर के लिए ही करंट आपके दूसरे वाले वायर में प्रोड्यूस होगा। जितनी देर के लिए करंट बिल्ड किया है या मरा है, यानी जब स्विच ऑन किए तो थोड़ी देर के लिए चला होगा, स्विच ऑफ किए तो थोड़ी देर के लिए चला होगा। इसी चीज को आगे चल के आपको कुछ एग्जाम्पल भी बताएंगे, कुछ समझाएंगे। जैसे आप कभी मोटर चलाए हैं घर का सबमर्सिबल, तो आप चलाते हैं तो जोर का उधर से अपोजिशन धक से आवाज आता है। क्यों आता है वो क्यों आता है? अपोजिशन आपको आता है ना? क्यों नहीं? बटन का आवाज नहीं है वो। आपके फ्रिज में भी जब फ्रिज ऑन कीजिएगा तो स्टार्टिंग में आपको आवाज आता है। आप वही चैप्टर पढ़ रहे हो, वही काम हो रहा है। असल में वहां भी दो कॉइल है। आप एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं और जितनी देर तक करंट मैक्सिमम होता है उतनी देर तक के लिए सामने वाले में करंट इंड्यूस होता है और आपके अपोजिशन में वो आपका क्या करता है? अपोज करता है। लेकिन अपोज कब तक करेगा? जब तक कि चेंज होगा फ्लक्स में। एक बार आपका मोटर में करंट स्टेब्लिश हो गया, उसके बाद अपोजिशन बंद हो जाएगा और एक स्मूथ रेट में चलेगा। वोल्टेज ऊपर नीचे हो जाएगा, हो जानिए आप। इतना समझ आ रहा है आपको बात? तो ये सब चीज आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। खैर, हाँ जी, अच्छा, बाप रे, नॉलेज। सुनिए अब मेरी बात। सवाल ये उठता है, लेंजेज लॉ हल्का हल्का सीख गए, इससे मात्र एक ऑब्जेक्टिव एक ही नंबर का आएगा। इतना कुछ सीखे ना 2 क्लास में, सिर्फ एक नंबर का डायरेक्शन आएगा 1 मार्क, और उसके बाद इसी से सब कुछ आगे जुड़ा हुआ है। सवाल लिखिएगा, हेडिंग लेंजेज लॉ इन अकॉर्डेंस विथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे आपको हम इतने दिन से लेंजेज लॉ सिखा रहे हैं, तो लेंजेज लॉ किस प्रिंसिपल को मानता है या वो क्या सही है गलत है, अपने मन से अपोज क्यों करता है? तो अब जवाब इसका है कि लेंजेज लॉ किसके हिसाब से काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले इसको थ्योरी में हम लोग एक पेज का लिखवाते थे क्योंकि लिखने आता था, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव हो गया तो उसमें आपसे यही पूछेगा कि लेंजेज लॉ क्या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है या नहीं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कुछ, अच्छा कंजर्वेशन कुछ लिख दिया, वो चेक कर लेना। तो मेरा सवाल ये है कि लेंजेज लॉ किसके हिसाब से सही है या नहीं। तो जवाब किसके हिसाब से पूछ रहा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप सब क्लास जो किए थे मेरा, तो आपको याद आ रहा होगा, हम एक बार मैग्नेट लेते थे, एक नॉर्थ पोल और एक कौन सा पोल। तो जब नॉर्थ नजदीक आने लगता था तो लेंज के हिसाब से उन्होंने कहा था, देखिए सब लोग ध्यान से, जब नॉर्थ नजदीक आएगा तो ये क्या कहता था कि क्या लगा देंगे हम इसके सामने? नॉर्थ, ताकि ये इसका क्या कर सके? अपोज कर सके। और इधर साउथ, तो इसमें आधा करंट डेवलप होता था ना। तो कहने का मतलब कि इसमें करंट इस तरह से डेवलप होता था कि ये इसका अपोज कर सके। अगर आपको छोड़ दीजिएगा, एक बार धक्का लगा के, एक बार धक्का देके छोड़ दीजिएगा तो ये तुरंत रुक देगा ना, और आपका करंट तुरंत कितना हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए लेंजेज लॉ सही नहीं होता है, ये किसके हिसाब से है? लेंजेज लॉ के हिसाब से ये सही डायग्राम है। एक मान लो सही नहीं है, वो लॉ इज नॉट ट्रू। अगर ये सही नहीं होता तो फिर आप क्या करते? वही कॉइल होता है, यही नॉर्थ पोल अगर नजदीक आता और इसमें करंट पैदा हो तो रहा है, ये तो कंफर्म है। अगर उसके हिसाब से सही नहीं तो यहाँ कौन सा पोल होना चाहिए? और यहाँ क्या? नॉर्थ। और तब जाए करंट इसमें ऐसे होता। तो इस केस और इस केस में अंतर क्या है वो समझिए। इस केस के हिसाब से एक बार आपने धक्का देकर अगर मोशन चालू कर दिया, धक्का देकर चालू कर दिए, तो अपने आप साउथ किसको अट्रैक्ट करेगा? और जब तक ये मोशन में आते रहेगा, इसमें क्या पैदा होता रहेगा? और एक बार आप मोशन शुरू कर दिए तो उसके बाद तो खुद उसको खींचते रहेगा, अट्रैक्ट करते रहेगा। आपको अलग से कोई मेहनत करने का जरूरत, फ्री का, बिना एक बार गाड़ी को धक्का लगा कर स्टार्ट कर लीजिए, कोई तेल का जरूरत नहीं, जिंदगी भर चलेगा। पंखा घंटा से तो घुमा दीजिए एक बार, जिंदगी भर चलता रहेगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से आप जानते हैं काम कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हमेशा दूसरे में
कन्वर्ट होता है। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ क्या है, नॉर्थ पोल जैसे ही नजदीक आता है तुरंत ये क्या लगा देता है, और ये आपका क्या करता है, अपोज। और अगर आपको और इसमें एनर्जी चाहिए तो आपको इधर बाहर से मैकेनिकल हाथ से मेहनत करना होगा इसमें एनर्जी देने के लिए। आप जो मैकेनिकल एनर्जी देंगे तो वही एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप वो एनर्जी देना बंद कर दोगे, ये एनर्जी कन्वर्ट करना बंद कर देगा। जैसे अभी कोयला का इतना मारामारी क्यों चल रहा है कि बिजली को लेके, होता क्या है, दो बड़े बड़े मैग्नेट होते हैं, उसके बीच में कॉइल घूमता है, आर्मेचर कॉइल, वो रोटेट करता है, एंगल चेंज होता है, और उसका एंगल चेंज होने से उसके मोशन की वजह से क्या चीज होता है बताइए, फ्लक्स। और फ्लक्स चेंज होने की वजह से वहां क्या पैदा होता है, ईएमएफ। और वही ईएमएफ हमारे घरों में किस फॉर्म में आता है, बिजली के रूप में। लेकिन उस आर्मेचर को चलाए रखना है ना जिंदगी भर, कैसे चलेगा, कई तरीका है। कोयला जलाकर स्टीम बनाया जाता है, स्टीम से फोर्स देके उस टरबाइन को घुमाया जाता है, उसी से दिन भर उसमें क्या चेंज होते रहता है, फ्लक्स। कितना बड़ा बात है, फ्लक्स चेंज करना है और अपने आप क्या पैदा हो रहा है, ईएमएफ। कई जगहों पर कोयला नहीं है तो ऊंचाई से पानी गिराते हैं, वाटरफॉल से, क्या सुने हैं, हाँ, वहां पे आपका थर्मल पावर प्लांट है जो भी, वहां पे आपको गिराया जाएगा टरबाइन के ऊपर पानी, यानी वो पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल में, मैकेनिकल फिर कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल में, तब टरबाइन घूमता है। जब तक पानी वहां से गिरते रहेगा टरबाइन घूमते रहेगा, आपको बिजली मिलते रहेगा। कई जगह पे विंड मिल सुने होंगे, विंड मिल चल के काम करता है। तो ये सब अलग अलग, सबका एक ही काम है, इसको क्या चीज में रखना है, मोशन में। तो अब उस समय खर्चा लग रहा है ना, कोयला जलने में खर्चा है, कोयला में खर्चा है, या वाटरफॉल के थ्रू आपको उसमें काम करना पड़ रहा है, तो जो भी है इसको आप एनर्जी दे रहे हैं तभी ना यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ये वाला सही लगा कि ये, तो बोलिएगा कि ये बिल्कुल किसके हिसाब से है, और ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट है, इसीलिए लेंजेस लॉ बिल्कुल सही है। तो एग्जाम में ये लिखने आता नहीं है, बस ये नॉलेज के लिए बताना था। आप ये दो डायग्राम बना के, या आप समझने के लिए बस डायग्राम बना सकते हैं, जरूरत नहीं है तो दिक्कत। बस इसमें क्या समझना था कि लेंजेस लॉ असल में अपने आप हवा में नहीं आ गया, वो किसके हिसाब से आया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, इसीलिए वो अपोज करता है, ताकि आप उसमें और मेहनत करें तभी वो एनर्जी कन्वर्ट करेगा। आप मेहनत करना बंद कर दो, एनर्जी कन्वर्जन बंद हो जाएगा। आप चैप्टर में धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं, अभी तो चैप्टर को बस हम लोग शुरुआत किए हैं। कल एग्जाम है, ओ फिर से एग्जाम, ओ वेरी गुड। ये दूसरा है, तीसरा भी। तो जितना टेस्ट होता है आप लोग जरूर देने जाइए, एक भी टेस्ट कोई मत छोड़िए भाई, जिस स्कूल कॉलेज में जहाँ भी टेस्ट होगा, क्योंकि अब आप तो ऑलमोस्ट बहुत कुछ पढ़ लिए हैं। सिर्फ दो ही चैप्टर ना, ये भी लेंजेस लॉ तक हो ही गया है। एसी एक आपका बचता है, ईएमआई तो बचा है अभी, इसी में है। एडी कैन तो हटा दिया सिलेबस से आपका, एडी कैन शायद सिलेबस में नहीं है ना, तो जैक में हटाया है, सॉरी, कुछ टॉपिक जैक से हटाया है, सीबीएसई में नहीं हटाया। साइक्लोट्रॉन हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, और जैक से नहीं हटाया, सीबीएसई से हटा दिया। जैक वाला को पढ़ाना पड़ेगा हमको साइक्लोट्रॉन, ठीक है, याद रखिएगा, वो हमको बताया जैक बोर्ड के बच्चे, हम भूल जाते हैं। तुम लिख के रखना, तुम्हें याद दिलाना। अच्छा हिस्टेरिसिस बच गया है, ये तो वो तो पढ़ के आने, पढ़ के नहीं आया था, नहीं मिला। अच्छा हम समझा देंगे, हेडिंग डालिएगा। इसमें तो कुछ करना नहीं चाहिए, हम जान, पहले इसको लिखवाना पड़ता था पूरा, लेकिन नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि इस बार नहीं है वो कॉन्सेप्ट। हेडिंग है ओरिजिन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, origin of induced EMF, ORIGIN, origin of induced EMF, origin of induced EMF। लिख रहा है, अंडरलाइन कर दो, यही हेडिंग है अभी का, origin of induced EMF। आखिर ऐसा क्या होता है कि करंट पैदा हुआ, करंट तभी पैदा हुआ जब वहां कोई सोर्स हो जो कि चार्ज को मूव करवा सके, यानी पोटेंशियल, उसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, ईएमएफ। तो ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है, अभी हेडिंग जो बोले उसका नाम है ओरिजिन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओरिजिन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को समझने की कोशिश करते हैं। ईएमएफ कैसे पैदा होता है आप सब समझ गए, वोल्टेज या करंट तभी पैदा होता है जब क्या चेंज होता है, फ्लक्स। फ्लक्स कितने तरीके से चेंज हो सकता है, सुनिए,
फ्लक्स चेंज होने का दो तरीका, फ्लक्स का फॉर्मूला में ही है मैग्नेटिक फील्ड और कौन है, एरिया। एक तरीका एरिया चेंज कर दो, क्या चेंज कर दो, एरिया मतलब वो एरिया जो किसके संपर्क में है, मैग्नेटिक फील्ड। एरिया कैसे चेंज करेंगे, यानी कि या तो उस लूप को फील्ड के बाहर निकालेंगे या फील्ड के, या उसी फील्ड में उसको घुमाते रहेंगे, घुमाएंगे तो एंगल चेंज होगा ना। तो दो, ये एक तरीका तो है कि किसको चेंज कर दो, एरिया को। एरिया को चेंज करना मतलब लूप को क्या चीज करना है, मोशन में लाना है, या तो उसके एक हिस्से को मोशन में लाओ या पूरा लूप को मोशन में लाओ। तो एक तरीका हो गया कि आप फ्लक्स चेंज करके ईएमएफ पैदा कर सकते हैं दो तरीका से, या तो फील्ड चेंज करके या तो क्या चेंज करके, एरिया चेंज करने का मतलब क्या होता है, लूप को क्या चीज में लाना, मोशन में लाना। तो मोशन में लाएंगे तभी ना कुछ फील्ड के बाहर निकलेगा, अंदर जाएगा, या फील्ड में ही वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। एक तरीका है एरिया चेंज करना, यानी लूप को रेस्ट में लाना, दूसरा रेस्ट में नहीं, क्या चीज में, मोशन में। दूसरा तरीका है लूप को रेस्ट में रखिए और किसको चेंज कीजिए। मान लो किसी सवाल में मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है B = 2t टेस्ला, इसका मतलब टाइम जैसे से बीतेगा किसका वैल्यू बदलेगा, B का वैल्यू। तो दो तरीका है। और एक और तरीका है, वो क्या हो सकता है, एक तरीका तो हो गया B को चेंज कर दो और इसको रेस्ट में रखो। दूसरा तरीका है इसको मोशन में ले आओ और B को कांस्टेंट रखो, रेस्ट नहीं कांस्टेंट। एक और तरीका है क्या, दोनों को चेंज कर दो, फील्ड भी चेंज हो रहा है और कॉइल भी क्या चीज में है, मोशन में है। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला, अब लिखवाएंगे आप मत लिखिएगा। पहला तरीका जिसमें फील्ड तो कांस्टेंट होगा लेकिन लूप का पूरा हिस्सा या कोई एक हिस्सा मोशन में होगा, उसके चलते जो ईएमएफ पैदा होगा उसको आज के बाद हम लोग किस नाम से जानेंगे, मोशनल ईएमएफ। आपके सिलेबस में बस यही है, कौन सा ईएमएफ, बहुत इमोशनल टॉपिक है। दूसरा क्या है, लूप क्या चीज में रहेगा, रेस्ट में। जैसे देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड, एक तरीका तो बोले कि भाई लूप को आप खींच के बाहर ले जाओ या अंदर ले जाओ, इसी में घुमाओ। दूसरा तरीका है कि फील्ड का वैल्यू चेंज करो और किसको कांस्टेंट रखो, किसको रेस्ट में रखो, एरिया को, यानी लूप को रेस्ट में रखो। तो उसको कहेंगे हम लोग, उस तरह के ईएमएफ को कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ईएमएफ। अभी ऐसा नाम क्यों पर हम बताएंगे, क्या नाम बोले, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और तीसरा तरीका कोई नाम नहीं है, तीसरा तरीका मतलब दोनों ही बदल दो। तो लिखिएगा, ओरिजिन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ में, EMF can be induced in a coil by changing the magnetic flux. EMF can be induced, पहला नंबर नहीं बोले हैं हम, बस उसमें लिखवा रहे हैं, नंबर मत देना। EMF can be induced in a coil. EMF can be induced in a coil. क्या करते, किसको ठंडा लग रहा है, एसी चलने दो, ये फैन यहीं से बंद कर दो। अरे भाई कोई जिंदा है कोई मर रहा है, किसका ख्याल रखें। अच्छा ठीक है, थोड़ा देर के लिए ठंडा चाहिए। ओह यहाँ से बंद कर दो, ठीक है, फील करो, कुछ नहीं। कल तुम बीमार पड़ी थी ना, पड़ते हो तो सबको ख्याल रखना है तुम्हारा, तुमको भी इसी तरह सबका ख्याल रखना होगा।